टिकी हुई हैं। ये बैठक बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक चल रही थी जिसमें खुद नरेंद्र मोदी भी थे। हालांकि जो नेता यहां से बाहर निकले हैं उनके चेहरे पर एक उत्साह भी है, साथ ही एक संतुष्टि भी है। शायद एक आम राय बनाने की कोशिश की गई थी जो कामयाब हुई होगी, और क्या कुछ कामयाबी मिली होगी ये कुछ देर में सबके सामने आ जाएगा। हमारे साथ पूरा पैनल इस वक्त इस चर्चा में जुड़ा हुआ है। आपसे परिचय करा दें इन सभी का। हमारे साथ रूबी अरुण जी हैं, एडिटर इनपुट न्यूज एक्सप्रेस, और योगेश मिश्रा जी पॉलिटिकल एनालिस्ट लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ हैं। संदीप शुक्ला जी महाराष्ट्र से हमारे न्यूज एक्सप्रेस एडिटर, और अभय दुबे कांग्रेस के नेशनल स्पोक पर्सन। सबसे पहले मैं रुख करूंगा अभय दुबे का, कांग्रेस। अभय जी, आपके सामने सारी परिस्थितियां अब साफ हैं। सरकार बनाने की ओर अग्रसर है बीजेपी दोनों राज्यों में। किस तरह के भाव आ रहे हैं? देखिए, विनम्रता पूर्वक हम लोग स्वीकार करते हैं जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में और हरियाणा में जनमानस ने स्वीकार किया है। साथ ही इस बात की भी बधाई भारतीय जनता पार्टी को देते हैं कि जिस प्रकार शिवसेना ने बीजापुर के सुल्तान के सिपह सालार अफजल खान की उपमा नरेंद्र मोदी को दी, उनके पिता के प्रति प्रतिकूल टिप्पणियां की, फिर भी वो आत्मसात करने को आतुर हैं। साथ ही साथ एनसीपी के भी उस प्रस्ताव पर मानस बना रहे हैं वो लोग, जिसमें उन्होंने नेचुरली करप्ट पार्टी एनसीपी को नरेंद्र मोदी जी ने करार दिया। और ये बात सुबह से प्रचारित की जा रही है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी बड़ी संख्या में कोई राजनीतिक दल अकेला अपने दम पर जीत करके आया है। मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं, आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, 62 से 203 सीटें के से लेकर के 222, 215, 90 में 141 सीटें थी। हाँ, इस बात का आत्मचिंतन, आत्ममंथन, आत्मलोचन कांग्रेस पार्टी निरंतर कर रही है कि हमको, जैसे राहुल जी ने कहा कि ग्रास रूट लेवल पर, मैं आपको बता दूं कि पूरा संगठनात्मक दृष्टिकोण से राहुल जी ने तैयारी की है। हम इलेक्टरल प्रोसेस में जा रहे हैं और एक एंटनी कमीशन की जो रिकमेंडेशन है कमेटी की, उसको पूरा चरितार्थ करेंगे और पूरी प्रजातंत्री आंतरिक व्यवस्था भी राहुल जी कांग्रेस पार्टी में बनाने का मानस बना चुके हैं। हम बधाई देते हैं, लेकिन अब देखना यह होगा कि किस प्रकार शिवसेना क्या अपनी शर्तें रखती है, क्योंकि यह पहला अवसर नहीं है। आप देखिए उत्तराखंड की घटना पर नरेंद्र आत्मबोध आपको हो रहा है और इस बात की खुशी भी आपको है कि जनादेश का आप सम्मान भी कर रहे हैं, बधाई भी दे रहे हैं। साथ ही डैमेज कंट्रोल की कोशिशों में भी आप लगे हुए हैं। जैसा कि आप कह रहे हैं, राहुल गांधी ने भी कहा कि जमीनी स्तर पर फिर से एक बार काम शुरू किया जाएगा, एक नई शुरुआत की जाएगी। संदीप शुक्ला भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी लौटेंगे। उसके पहले योगेश मिश्रा जी पॉलिटिकल एनालिस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। योगेश जी, इस जीत को किन मायनों में देखा जाए? एक बड़ी उथल पुथल के तौर पर इसे देखा जा सकता है, एक बड़ी सियासी उथल पुथल। इस जीत को किन मायनों में याद किया जाएगा? कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का सपना देख रहे हैं और जो दावा कर रहे हैं उस दिशा में वो कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। और नरेंद्र मोदी का जो ग्लैमर है वो कम नहीं हुआ है, उनका जादू, उनके प्रति आकर्षण कम नहीं हुआ। तीसरा कि जो नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने फैसले लिए, जिसका तात्कालिक तौर पर जिसकी आलोचना भी हुई, वो सारे फैसले सही थे। मसलन वहाँ दोनों जगहों पर अपने गठबंधन के साथियों को छोड़ना, उससे फायदा हुआ कि पूरे राज्य में विस्तार हो गया, पार्टी का सांगठनिक ढांचा खड़ा हो गया और एक नई इबारत पार्टी ने लिखा। तो नरेंद्र मोदी अपने फैसलों में लगातार सही हो रहे हैं, जोड़ी लगातार हिट हो रही है, और जो भी है कांग्रेस मुक्त भारत का के दिशा में उनका अश्वमेध का घोड़ा तेजी से दौड़ रहा है। ये इस पूरे चुनाव के नतीजों के संदेश हैं और यही संदेश ग्रहण करना चाहिए, यही संदेश वो देना चाहते हैं। योगेश जी, एक और यहाँ पर तर्क है कि विजय रथ तो मोदी का आगे लगातार बढ़ता जा रहा है। ये शुभ संकेत है आने वाले दिनों के लिए भी कि विधानसभा चुनाव और भी होने हैं, वहाँ पर भी एक संजीवनी का काम ये सारी चीज़ें करेंगी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति की जीत है, एक चेहरे की जीत है, संगठन अपने तौर पर इतना मजबूत नहीं हो पाया। इसके बीच में क्या द्वंद्व है?
देखिए, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। नरेंद्र मोदी एक चेहरा उस समय भी भारतीय जनता पार्टी में थे जब पिछला लोकसभा का चुनाव हो रहा था। लोकसभा के चुनाव में आप खुद देखिए, अरुणाचल में भारतीय जनता पार्टी का संगठन कहाँ था, पर अरुणाचल से एक सांसद जीत के आता है। तो कई बार राजनीति में ऐसा होता है कि पहले चेहरे होते हैं, फिर संगठन बन जाते हैं, और संगठन उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना जनमानस होता है, जन समर्थन होता है। नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है उसके पीछे जनमानस है, जन समर्थन है। तो जनमानस, जन समर्थन के बाद सांगठनिक ढांचा अपने आप बनने लगता है। और संगठन नहीं होने की वजह भी खास थी कि जिन इलाकों में गठबंधन था, 169 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में लड़ी नहीं रही थी, कभी नहीं लड़ी है, तो वहां संगठन खड़ा करके करती क्या? तो उनकी मजबूरी थी, विवशता थी। पर जैसे ही मौका मिला उन्होंने फैलाया, और राजनीति में जन समर्थन, जनमानस संगठन से ज्यादा महत्व होता है, और नरेंद्र मोदी के साथ जनमानस है, जन समर्थन है, संगठन उन्होंने खड़ा कर लिया। आप धीरे धीरे और उसको व्यापक और विस्तार दे लेंगे। ठीक है, ये नरेंद्र मोदी ने कहा भी था कई बार, कई मौकों पर वो ये इस चीज़ का एहसास करा चुके हैं कि संगठन सबसे ऊपर है, उसके बाद खुद नरेंद्र मोदी हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी ने एक नई ताकत, एक नई जान फूंकने की कोशिश के तौर पर काम जरूर किया है, लेकिन अमित शाह के मैनेजमेंट को भी पीछे रखकर नहीं देखा जा सकता, और ये जोड़ी कमाल कर रही है और आगे भी कमाल करती रहेगी, इस तरह की उम्मीद बीजेपी ने जताई है। एक बार फिर से आपको बताते चलें, बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक जो चल रही थी 2 घंटे की, वो खत्म हो चुकी है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह पर्यवेक्षक के तौर पर, जेपी नड्डा पर्यवेक्षक के तौर पर महाराष्ट्र जाएंगे, वहां की परिस्थितियों का जायजा लेंगे, बातचीत होगी, और उसके बाद यह तय किया जाएगा कि आगे गठबंधन किसके साथ किया जाए, एनसीपी के साथ या फिर शिवसेना के साथ। आसिफा खान बीजेपी की प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं, वो भी लगातार ये सब कुछ सुन रही थी। आसिफा जी, आप सब कुछ सुन रही थी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये तो बता दिया कि किस जरिए, किस तरीके से सब कुछ होगा, लेकिन क्या होगा, कैसे होगा, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। देखिए, 2-3 बातें आज बड़ी अच्छी तरह से खुल के सामने आई हैं और साफ आ गई है देश के सामने। एक तो यह है कि मोदी जी का जादू अब भी बरकरार है। बहुत सारे स्पेकुलेशन थे कि लोकसभा में जिस तरह की विक्ट्री हुई है, इस तरह की अब महाराष्ट्र या हरियाणा में नहीं हो पाएगी। लेकिन आप देखिए, हरियाणा में 4 से 48 सीट तक पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इसी तरह से दूसरा एक इम्पॉर्टेंट राज्य है हमारा, फाइनेंशियल हब है महाराष्ट्र, जहां पर बीजेपी ने अपने आप में 228 सीटों पर चुनाव लड़ा है छोटे से कोalition के साथ, और वहां भी बहुत अच्छी तादाद में उभर के आई है। एक हिस्टोरिक विन है पार्टी की। इसके साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रण किया था कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, उसमें ये 2 माइलस्टोन है कि बहुत इंपॉर्टेंट राज्य महाराष्ट्र एंड हरियाणा, ये दोनों को आज बीजेपी ने तय कर लिया है। वहाँ पर अपनी सरकारें बनेगी बीजेपी की, और लोगों के जो सपने हैं उसको साकार करने में 2 कदम और आगे बढ़ पाई है। मोदी जी में जो लोगों का विश्वास है वो बरकरार रहा है, बल्कि कई गुना आगे बढ़ा है। आप वोट शेयर के मामले को देखिए, वोट शेयर जहां पर हरियाणा में 9% था, आज की तारीख में जो वोट बाहर निकल के आया है उसमें 30% है। मतलब काफी सारा राइज हुआ है वोटिंग परसेंटेज। ठीक है, आप कह रही है जीत अभूतपूर्व है, एक बड़ी जीत है, और इस जीत के मायने वाकई बहुत खास हैं, क्योंकि बहुत सारी चुनौतियां थी इन 2 राज्यों में बीजेपी के सामने। एक तरफ अकेले लड़ने की चुनौती, और दूसरी तरफ अपना एक बड़ा वोट बैंक तैयार करने की कोशिश, लोगों को साधने की कोशिश। संदीप शुक्ला जी महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप जी, असमंजस में क्यों है बीजेपी? एनसीपी ने हाथ फैलाए हुए हैं, हाथ थामने की कोशिश उधर से भी हो रही, शिवसेना की तरफ से भी हो रही है। असमंजस किस तरह का है बीजेपी के सामने? देखिए, बीजेपी के साथ असमंजस की अगर बात की जाए तो काफी ऐसे मुद्दे हैं जो बीजेपी के लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि अगर वो शिवसेना के साथ समर्थन लेने की बात करती है तो तुरंत शिवसेना जो है वो शर्तों पर जो है वो समर्थन देगी। यानी मुख्यमंत्री के तौर पे अगर बीजेपी अपना नाम आगे करती है तो उप मुख्यमंत्री के तौर पर जो है शिवसेना अपने आप को आगे लाती है। और आज जो एक चर्चा का दौर जो शिवसेना के नेताओं के साथ चला था, बीजेपी के नेताओं का, उसमें 2.5 साल के मुख्यमंत्री को लेकर मांग की जो है बांटने की बात की जो है सामने आई थी। तो ये एक बड़ी बात जो है शिवसेना के साथ अभी फिलहाल बात करने में बीजेपी जो है दिखाना चाहती है कि वो उनसे जो है उन्हें जो बाहर से समर्थन मिल रहा है, ऐसे में शिवसेना के सामने झुककर जो है
कोई समझौता ना किया जाए। लेकिन अभी अभी जैसे बीजेपी की ओर से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें जो बातें कही गई कि नरेंद्र मोदी का जादू चल गया, नरेंद्र मोदी के जादू की वजह से भाजपा जो है बहुत मजबूत स्थिति में रही है, वहां जो है एक छोटी सी चीजों को ध्यान दिलाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि जब मैं आंकड़ों को लेकर बैठा था पूरे महाराष्ट्र भर के, ऐसे में 123 सीटों पे बीजेपी और 63 सीटों पे जो है शिवसेना, ठीक है 42 पे संदीप, आपके कांग्रेस पास और लौटते हैं। 41 पे सरफराज एनसीपी आरजू आकर साहब भी रुकी हुई हमारे है। साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से। सरफराज साहब, जिस तरह की परिस्थिति इस वक्त बनी हुई है बीजेपी के सामने, आपके सामने सब कुछ साफ साफ है। पहले आप वाली स्थिति बनी हुई है और ये तय कर दिया गया है कि पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं और वही तय करेंगे कि आगे क्या करने वाली है बीजेपी। असल में हुआ ये है कि हमारे प्रवक्ता साहब जो हैं वो बोले तो बहुत कुछ, लेकिन उन्हें कहा कुछ भी नहीं। अब ये कहना कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी तो बात समझ में आती है, लेकिन ये कहना कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनेगी ये बात समझ में नहीं आती। सीधी बात है, हरियाणा में आपके पास नंबर्स हैं, इसलिए आप इस बात का दावा कर सकते हैं कि आप बीजेपी की सरकार बनाएंगे। महाराष्ट्र में इस दावे की बुनियाद क्या हो सकती है? अगर आपके पास नंबर्स नहीं हैं और अगर आप जो है अभी भी नेगोशिएशंस के स्टेज में हैं, और नेगोशिएशंस कामयाब भी हो सकते हैं, नाकाम भी हो सकते हैं। हो सकता है शिवसेना और बीजेपी के दरमियान जो है फैसला न हो पाए कुछ मामलात को लेकर, तो फिर उस सूरत में आपकी सरकार यहाँ पर महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार कैसे बनेगी? तो बात यह है कि यहाँ बीजेपी यहाँ पर महाराष्ट्र में जो है खुश भी है और नाखुश भी है। खुश इस बात पर है कि उसको जो है इतनी सीटें मिल गई, नाखुश इस बात पर है कि उसको उतनी सीटें नहीं मिली जितनी उसको ज़रूरत थी। अब अगर एनसीपी ने तो अपना पत्ता खेल दिया, उसने कह दिया कि हम जो है आपका बाहर से समर्थन करने के लिए तैयार हैं, यानी जो भी लिंक्स जो भी बातें इशारे दिए जा रहे हैं, लेकिन शिवसेना के साथ जो है ये बात नहीं है। एनसीपी के बारे में वही चर्चा कर रहे हैं हम सरफराज साहब की। लगातार अगर वो दो सरकार के घंटे बाहर की भी रहे, बैठक चली, बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें यह तय किया गया कि पर्यवेक्षक बात करेंगे, पर्यवेक्षक जायजा लेंगे। आसिफा खान जी कुछ प्रतिक्रिया देना चाह रही थी। आसिफा जी आपके पास आएंगे, एक बार अभय दुबे के पास चलते हैं। अभय जी बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं कि उन लोगों ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की। अभी बीजेपी की प्रवक्ता ने कहा कि हरियाणा में 30% वोट शेयर हो गया। मैं बताना चाहता हूं कि लोकसभा के दृष्टिगत जब आप असेंबली सीटों को देखेंगे 2014 की, तो 52 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में जीती थी और उसका वोट शेयर था 34.7%। उसी प्रकार महाराष्ट्र में इन्होंने 132 सीटें असेंबली सेक्शन में जीती थी लोकसभा के चुनाव के समय, और वहां पर भी ये प्रतिशत वोटों का और सीटों की संख्या कम हुई है। तो क्या इस बात को स्वीकार करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को लोकसभा के बाद कम लोगों ने स्वीकार महाराष्ट्र और हरियाणा में किया? बार बार भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा कि हमने जो देश से वादे किए थे, तो 4 वादे नरेंद्र मोदी जी ने प्रमुख देश से किए थे। सीमा की सुरक्षा का वादा, नॉर्थ ईस्ट के बच्चों की सुरक्षा का वादा, मीट पिंक रिवोल्यूशन का वादा और काले धन का वादा। क्या आउटकम है ये देश देख रहा है। 4 बड़ी बातें जो नरेंद्र मोदी जी का आउटकम इन दौरान आया है। जब वो बात श्रमवेज हैते की करते हैं तो मनरेगा को समाप्त करने की बात करते हैं, जब जीरो टॉलरेंस एनवायरनमेंट की करते हैं, किसी को नहीं पता पहले 50 दिनों में मुंद्रा के प्रोजेक्ट को 20,000 करोड़ को इन्वायरमेंटल क्लियरेंस दे दिया अडानी के। रिलायंस का जो चित्रंगी का प्रोजेक्ट है जिस कोल ब्लॉक को निरस्त कर दिया, जीत मिल जाती है। ये सब कुछ कैसे हो रहा है? नहीं, देखिए, जीत के आधार पर इस बात को निर्धारित मत करिए। वोट का शेयर और लोगों की स्वीकारोक्ति कम हुई है, तो यही परिभाषा होती है लोकतंत्र में जीत। देखिए, अभी समय कम हुआ है। मैं यही बताना चाहता हूं कि सही मायने में मूल्यांकन करना है तो ये जो बाई इलेक्शन के उत्तराखंड से लेकर अब तक के परिणाम 10 साल में कांग्रेस जो भरोसा पैदा नहीं कर पाई, अगर वो 4 महीने में पैदा हो रहा है तो उसके पीछे कोई वजह तो होगी। ठीक है, आपके पास लौटते हैं। रूबी अरुण जी, आपकी प्रतिक्रिया। कुछ मैं अभय जी की भी बात से सहमत हूँ और भाजपा के प्रवक्ता की बात से भी सहमत हूँ, आसिफा जी से भी। सबसे बड़ी बात कि हरियाणा में तो सफलता मिली, मोदी लहर वहाँ पे पूरी तरह से नज़र आया, लेकिन महाराष्ट्र में पूरी तरह से मोदी लहर काम नहीं आया और इसीलिए आज वहाँ पे गठबंधन की राजनीति की बात की जा रही है और पेच वहाँ पे जाकर के फंसा है। जैसे कि शुक्ला जी ने कहा कि मोल तोल की राजनीति हो रही है। शिवसेना की तरफ से
प्रस्ताव तो आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पे कहा कि वो बड़ी पार्टी है, उन्होंने जीत हासिल की है, वो हमारे पास आए। लेकिन इसके बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होता है और राजनाथ सिंह बाहर निकलते हैं और वो इस सिलसिले में कुछ भी नहीं कहते, वो एनसीपी का नाम लेते हैं। तो ये शायद एक दबाव की भी राजनीति है शिवसेना को ये जताने की कि हमारे पास एक और ऑप्शन है एनसीपी के तौर पे, हम उनसे भी बात कर सकते हैं अगर आप अपनी जिद पे अड़े और आपने मोल तोल की राजनीति की तो ये कई चीज़ें हैं। और इसके अलावा जो सबसे अहम चीज़ है जो आप सवाल पूछ रहे थे अभय जी से कि 10 सालों में कांग्रेस ने नहीं किया, अब बीजेपी पे लोगों का भरोसा कायम हुआ है। यकीनन कायम हुआ है, लोग यकीन करना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जीत के साथ जिम्मेदारियां आती हैं। अभी तक इन महीनों में नीतियां तय की गई, अब उनके कार्यान्वयन का वक्त है। जी ठीक है, आसिफा खान जी आप कुछ कहना चाह रही थी? जी, बहुत सारे ओपिनियन मैंने सुने हैं और काफ़ी सारी बातें खुल के सामने आई है, लेकिन एक बात तय है कि 4 महीने की जो भी सरकार चली है मोदी जी की, उसमें कई सारे काम हुए हैं और ये कोई डिनाई नहीं कर सकता। देश ने भी देखा है, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स हुए हैं, फॉरेन पॉलिसीज़ में बहुत सारा काम है, इन्फ्लेशन के मुद्दे पर, जीडीपी के मुद्दे पर बहुत सारा काम केवल 4 महीने में हुआ है। और इसी का रिएक्शन है कि लोगों ने अपना कॉन्फिडेंस है दोबारा महाराष्ट्र एंड हरियाणा में वोटिंग पैटर्न के ज़रिए मोदी सरकार में दिखाया है। ये बात कोई डिनाई नहीं कर सकता। जहाँ तक महाराष्ट्र की बात है, अमित शाह जी ने दोपहर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि दोनों स्टेट में हमारी सरकार बनने जा रही है और जब कोई पार्टी के प्रेसिडेंट जो सिटिंग प्रेसिडेंट है, रूलिंग पार्टी है, जब ये बात कहते हैं तो बहुत संजीदा रूप से उसको ली जाती है और यकीनन उन्होंने ये तय किया है कि कहीं ना कहीं से रास्ता निकलेगा और बीजेपी सत्ता में आएगी। अब आप देखिए एनसीपी की जो बात जिक्र हो रहा है, तो बीजेपी एनसीपी के पास नहीं गई, लेकिन एनसीपी खुद का स्टेटमेंट है कि अगर लार्जेस्ट सिंगल पार्टी बन करके आई है भारतीय जनता पार्टी, तो उनका हक बनता है सरकार बनाने के लिए। अगर वो पहल करेंगे तो बाहर से समर्थन मिलेगा। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड है डेमोक्रेसी के लिए कि अगर कोई सरकार, कोई पार्टी चुन करके आती है, क्लियर मेजॉरिटी। नहीं आसिफा जी, सवाल ये है कि रास्ते खुले होने के बावजूद बीजेपी किस चीज का इंतजार कर रही है? देखिए, ये एक फैसला जो है देश के हित में, महाराष्ट्र के हित में लेना है। काफ़ी सारे पैरामीटर्स पर सोचा जाएगा और जो हाईएस्ट अथॉरिटी है भारतीय जनता पार्टी की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उसमें कई सारे पेपर वर्क होकर के ये बात तय होगी कि सबसे ज़्यादा हित में क्या फैसले ले सकते हैं, महाराष्ट्र के लोगों के हित में, देश के हित में। और यकीनन बहुत अच्छे ठीक है, आसिफा जी आपके पास आते हैं। संदीप शुक्ला मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप, बहुत सारे पैरामीटर्स पर बातचीत की गई होगी और उस पर आगे विश्लेषण करने के बाद अब उस पर आगे कदम बढ़ाया जाएगा। किस तौर पर इस जीत को महाराष्ट्र की सियासत में, इस हलचल को देखा जाएगा? देखिए, इस पूरे मामले पे जिस तरह से ये नरेंद्र मोदी की पॉजिटिव वेव्स कही जा रही है या नरेंद्र मोदी के हालात के जो है महाराष्ट्र में जीत कही जा रही है, ऐसा नहीं है। मैंने जो आंकड़े देखे हैं, मैंने जो आंकड़ों के कुल जो है जिस पर नजर घुमारी है, वो आंकड़े जो है कुछ और कहते हैं। इसमें तो एक सोचने वाली बात है, महाराष्ट्र में इस बार सबसे ताकत से लड़ी है एमआईएम के 24 ऐसी सीटें मैंने देखी है जहां पर एमआईएम को जो वोटें मिली है और वहां से कांग्रेस लगभग 2000 या 4000 वोटों से हारी है, जबकि एमआईएम को वहां 12000 से 20000 तक की वोटें मिली है एमआईएम को। तो ऐसे में 24 सीटों की अगर हेरफेर देखी जाए तो वो कांग्रेस की सीटें थी जहां पे कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ा है एमआईएम की वजह से। एनसीपी कांग्रेस के अलग अलग लड़ने की वजह से जो है एक भारी नुकसान उठाना पड़ा है। तो ऐसे में ऐसा नहीं कि स्थिति बहुत अच्छी थी, हो सकता है अगर ये स्थितियां नहीं बनती तो परिस्थितियां जो है आज कुछ और होती थी। तो ऐसे में अब ये सोचने वाली बात है कि ये जिस तरह के आंकड़े सामने आए हैं, उन आंकड़ों के बाद जो है बीजेपी अपने आप को किस स्थिति में रखती है। एनसीपी के सामने आने के बाद एनसीपी ने यह साफ कर दिया है कि वो जो है बाहर से समर्थन देकर जो है कहीं ना कहीं शिवसेना को लेकर जो है शिवसेना बीजेपी की जो राजनीति चलती है उसको जो है उन्होंने एक बड़ा एक ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि ये जीत इतनी आसान नहीं थी जितनी सोची जा रही है कि ये सब कुछ सिर्फ मोदी मैजिक की वजह से हुआ है। योगेश मिश्रा जी भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए। योगेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा जिक्र जो है कर रहे हैं संदीप की, कोशिशें हर तरफ से की गई थी, प्रयास हर तरफ से किए गए थे, लेकिन मोदी मैजिक एक बार फिर से चला और उसका असर दोनों राज्यों में दिखाई पड़ा। क्या ये माना जाए कि एक व्यक्ति या एक चेहरा
इतना ज़्यादा भरोसा पैदा कर सकता है देश के लोगों में कि उसके आगे मोदी वर्सेस ऑल जैसी परिस्थिति बन जा रही है हर बार? ये बिल्कुल माना जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा इतिहास रहा है। हमें जनता पार्टी का शासनकाल याद है। जनता पार्टी जब चुनाव लड़ी थी, कोई सांगठनिक ढांचा नहीं था, चेहरा था। विश्वनाथ प्रताप सिंह जब जनता दल लेकर के आए तो वो भी एक चेहरा थे। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम चलाई थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह का कोई ऐसा एक्सपोजर नहीं था और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, फिर केंद्र में गए और तमाम पदों पर है, कांग्रेस के आदमी थे। तो ऐसा कई बार हुआ है। उत्तर प्रदेश में ऐसा मुलायम सिंह यादव ने किया है, उत्तर प्रदेश में ऐसा मायावती ने किया। अकेला चेहरा था, मायावती का कोई संगठन ही नहीं था उत्तर प्रदेश में। और मुलायम सिंह यादव भी जब अपनी पार्टी लेके आए तो उनके पास कुल 27 एमएलए थे, कहीं कोई संगठन नहीं था। तो हमेशा मैंने पहले भी कहा, फिर कह रहा हूं कि जन समर्थन, जन उभार, जन आकर्षण, ये जनमानस, ये ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं चुनाव जीतने के लिए। नरेंद्र मोदी के आसपास ये सब कुछ है और उन्हें सोशल मीडिया से लेके पॉलिटिकल मीडिया तक इलेक्शन लड़ने का हुनर पता है। तो इन सबको देखते हुए ऐसा जो अतीत में कई उदाहरण हुए हैं, उस आधार पर कहा जा सकता है कि एक आदमी के प्रति सम्मोहन है, आकर्षण है, उसके प्रति लोगों का लगाव है और वो जो कुछ कर रहा है उसके प्रति लोग अभी भी आकर्षित हैं और समर्थन दे रहे हैं। वो चाहते हैं, वो जिस तरह का भारत चाहते हैं उस तरह का भारत निर्माण करें, वो कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण करें। एक बार लोग उन्हें स्पष्ट बहुमत, स्पष्ट रूप से पूरा देश देकर के देखना चाहते हैं। ऐसा ना हो कि ये देश में असंतुलित विकास हो, महाराष्ट्र छूट जाए, हरियाणा छूट जाए, उत्तर प्रदेश छूट जाए, बिहार छूट जाए। तो ऐसा एक ट्रेंड मुझे दिख रहा है और इसी ट्रेंड का नतीजा है। और ये बिल्कुल जनता दल, जनता पार्टी की तरह, इंदिरा गांधी भी जब लौटी थी कांग्रेस में तो इंदिरा गांधी एक चेहरा थी, बाकी कोई नेता नहीं होता था। 1 से 10 तक इंदिरा गांधी होती यानी थी। एक चेहरे पर भरोसा हो जाना बहुत लौटे, जरूरी है तो वो भी जन समर्थन कांग्रेस के में। लिए, जीत के लिए। और वो भरोसा शायद नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लोगों को हो गया है, देश को हो गया और उसका असर हम लगातार देख रहे हैं। शायद उनका एक्टिव और पॉजिटिव एटीट्यूड भी इसके पीछे एक बड़ी वजह है।